हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आपको में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। उसी को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसी का दोस्तों ये 6 चैप्टर है, यानी कि छठा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के बारे में, यानी कि जो आपातकाल की घोषणा होती है। जैसे कि आपको मालूम होगा आपातकाल की घोषणा वो किसने की थी? इंदिरा गांधी ने की थी। तो दोस्तों आपातकाल की घोषणा आखिर क्यों होती है, क्या ऐसा करना जरूरी था, और इसके बाद इसका परिणाम क्या होते हैं, क्या क्या संविधान में बदलाव होते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है, इंदिरा गांधी क्यों हार जाती है इसके कारण। तो दोस्तों हम लोग उसी चीज को जो है इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आज का भी जो चैप्टर है वो काफी मजेदार है। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने 5th चैप्टर जिसका नाम था आपका कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना, जो कि आपका 5वां चैप्टर था। दोस्तों हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिख रहा था। ठीक है, लेकिन दोस्तों 1971 में जो है बहुत ही भयानक जो है जीत हुई थी, किसकी? कांग्रेस की। लेकिन दोस्तों फिर दूसरा जो चुनाव हुआ वो आपातकाल के कारण हार गई। क्यों हारी थी, बस उसी चीज को दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बस मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और दोस्तों समय काफी कम है आपके पास क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सिर्फ सुनिए, आपको दोस्तों सारी चीजें जो है याद होती जाएंगी। ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट डेट वगैरह होगा उसको प्लीज याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको क्या होगा, एक प्रकार का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा कि कांग्रेस पार्टी को 1971 के बाद नवजीवन मिला, यानी कि एक नया जीवन मिला। ठीक है, एक ऐसा जीवन मिला जो कि पहले भी नहीं था, पहले से भी ज्यादा सफलता, समझ रहे हैं? उससे पहले भी जो है कभी यानी कि कभी उसको ऐसी बड़ी सफलता नहीं मिली थी जो कि सफलता उसको 1971 के बाद के चुनाव में मिले थे, यानी कि जो लोकसभा चुनाव में मिली थी। इसके पीछे बहुत सारा कारण थे, जैसे कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा कि आखिर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी बहुमत आखिर क्यों मिली, इतनी बड़े अपार जीत उसको क्यों मिली। ठीक है, लेकिन अब इस पार्टी में वह वाली बात नहीं रही। वह वाली बात का मतलब यहां पर यह हो गया, जैसे कि आपको मालूम होगा कांग्रेस प्रणाली के बारे में। कांग्रेस प्रणाली में क्या होता था, वहां पर ऊंचे नीचे सभी जाति को एक साथ एक बराबर लेके जाया जाता था, कोई ऊंच नीच नहीं होता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो नई पार्टी थी जिसके इंदिरा गांधी, क्या नाम था कांग्रेस पार्टी का? नया पार्टी का नाम क्या था? कांग्रेस आर, कांग्रेस आर। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दो पार्टी में विभाजन हो गई थी, एक आपका कांग्रेस ओ था, एक आपका कांग्रेस आर था। तो आर जो है वो इंदिरा गांधी का था। ये जो इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी इसमें जो है वो वाली बात नहीं रही थी, यानी कि कौन वाली बात, यानी कि सबको मिलजुल करके एक साथ चलना। ये पार्टी जो है बिल्कुल भी बदल चुकी थी। 1973 से लेकर के 75 के बीच जो घटनाएं हुई थी इससे तो यह पार्टी और भी बदल गई। और फिर 1975 के जून महीने में जो देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी, जिससे कि कांग्रेस 1977 के लोकसभा चुनाव में हार जाती है। ठीक है, और 1977 के लोकसभा में हारने के बाद सबसे पहला यानी कि इसके बाद जो प्रधानमंत्री है वो कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई बनते हैं। ठीक है, जो कि चौथा प्रधानमंत्री होते हैं। पहला प्रधानमंत्री आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा शास्त्री जी, ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका इंदिरा गांधी और चौथा हो गया आपका मोरारजी देसाई। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला 2-3 पॉइंट यहाँ पर कि 1973 से लेकर के 75 के बीच जो घटनाएं हुई, जो इंसिडेंट हुई, उससे जो है यह पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से बदल गई। और 1975 के जून महीने में 1975 के जून महीने में जो आपातकाल लागू हुआ, इमरजेंसी लागू हुआ, उससे क्या हो गया, कांग्रेस जो है 1977 के लोकसभा चुनाव में हार जाती है। दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 1971 से लेकर के 1977 के बीच जितने भी घटनाएं होती है, 1971 से लेकर 1977 के बीच जितने भी घटनाएं हुई है, इन सभी घटनाओं को विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे और नीचे दिए हुए कुछ सवालों पर जवाब यानी कि जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। इन सवालों पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि आपातकाल आखिर क्यों लागू किया गया, क्या ऐसा करना जरूरी था, आपातकाल लागू करने का क्या व्यवहारिक अर्थ था, आपातकाल के क्या परिणाम हुए, आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सभी पॉइंट में दोस्तों आपका पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपातकाल क्यों लागू हुआ, यानी कि प्रमुख कारक, और आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपातकाल क्यों लागू हुआ। सबसे पहला रीजन था आर्थिक कारण, दूसरा था छात्र आंदोलन जो कि गुजरात और बिहार दोनों जगह हुआ था, तीसरा था नक्सलवादी आंदोलन, चौथा था रेल हड़ताल और पांचवा था दोस्तों आपका न्यायपालिका से संघर्ष। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि आखिर आर्थिक कारक क्या है, यानी कि ये इसके प्रमुख जो कारण था आपातकाल लागू होने का, तो क्या है आर्थिक कारक, क्या है छात्र आंदोलन, क्या है नक्सलवादी आंदोलन, क्या है रेल हड़ताल और क्या है न्यायपालिका से संपर्क। इन पांचों पॉइंट को दोस्तों हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं आर्थिक कारक। देखिए आर्थिक कारक में क्या क्या आता है, हम लोग सभी चीजों को एक एक करके पॉइंट देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको सिर्फ एक एक पॉइंट पर भी पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपका
1971 के चुनाव में जो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, चुनाव जीतने के बाद, यानी कि ये जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था उसके बाद चुनाव तो जीती, लेकिन चुनाव जीतने के कई साल के बाद भी भारत की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई भी जो है खास सुधार नहीं देखने को मिला था, यानी कि कोई भी खास सुधार नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बांग्लादेश की संकट की वजह से, यानी कि बांग्लादेश में आपको मालूम होगा 1971 में बांग्लादेश कब आजाद हुआ, 1971 में। ठीक है, तो जो प्रमुख भूमिका रही थी बांग्लादेश को आजाद करने में, वो किसकी रही थी, वो दोस्तों यानी कि आजादी दिलाने में किसकी रही थी, इंडिया की। ठीक है, तो बांग्लादेश की संकट की वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पड़ा था, करीब करीब 80 लाख लोग जो है बांग्लादेश से भारत आए थे, सीमा पार करके, बॉर्डर पार करके, फिर पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा था। तो दोस्तों ये जो संकट है एक प्रकार का, ये भी क्या है, आर्थिक कारक है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखेंगे तो अमेरिका ने युद्ध के बाद भारत को सभी तरह की सहायता देना बंद कर दिया, यानी कि अमेरिका जो है वो युद्ध के बाद, जो पाकिस्तान के युद्ध हुआ था उसके बाद भारत को सभी तरह की जो सहायता थी, जो हेल्प थी, वो करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसी वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में जो है बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, चौथा पॉइंट देखेंगे, ये सभी क्या है, आपका आर्थिक कारक है, यानी कि आर्थिक कारक में मतलब यही चीज को देखते हैं हम लोग, देश का आर्थिक स्थिति को देखते हैं। तो सबसे पहले गरीबी हटाओ से कोई सुधार नहीं हुआ। दूसरा हम लोग ने देखा बांग्लादेश की संकट की वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों का जो आर्थिक स्थिति वो खराब होती जा रही थी, खास करके भारत का। ठीक है, और पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा था, और पाकिस्तान से युद्ध करने के कारण अमेरिका जो है वो हम लोगों का साथ नहीं दिया, यानी कि एक प्रकार का हेल्प नहीं किया। ठीक है, और उसी समय जो है तेल की भी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर चौथा पॉइंट आपका, तेल की कीमत बढ़ने की वजह से लगभग सभी चीजों की कीमतें जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी। जैसे कि अगर अभी आप एग्जांपल लेंगे तो तेल जो है वो 200 रुपए लीटर है, जो कि अब कभी भी 200 नहीं, 200 भी प्लस 230 रुपए, अगर आप हम लोग जो यूज करते हैं वो 230 रुपए, और पेट्रोल वगैरह बात करेंगे तो 100 रुपए प्लस है। तो ये 100 रुपया तेल और डीजल के साथ साथ हर चीज का प्राइस बढ़ गया अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, एक ऑटो का भाड़ा, एक इसके भाड़ा, यानी कि हर चीज का लगभग भाड़ा जो है वो बढ़ चुका है। तो वही चीज यहाँ पर कह रही है कि जब युद्ध के बाद भारत को सभी तरह की सहायता देना बंद कर दिया, और उसी वक्त जो है तेल की भी कीमत में वृद्धि हुई, और तेल की कीमत में वृद्धि होने की वजह से बहुत सारी चीजों में जो है एक प्रकार का कीमतों में, बहुत सारी चीजों की कीमतों में क्या हुआ, बहुत तेजी से वृद्धि हुआ। किसमें, कीमत में। और 1973 में सभी चीजों की कीमत जो है वो 23% से लेकर के 1974 में 30% हो गया, यानी कि अगर 1973 में 23% बढ़ा था तो 1974 में कितना हो गया, 30% का क्या हुआ, इजाफा हुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुआ, जिससे लोगों की जिंदगी जो है वो क्या होगी, बद से बदतर हो गई। चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट को, औद्योगिक विकास की दर काफी कम थी। औद्योगिक विकास की दर मतलब क्या हो गया, यानी कि जो परसेंटेज था औद्योगिक विकास का, डेवलपमेंट का, फैक्ट्री डेवलपमेंट का, उसकी जो दर है, जो परसेंटेज है वो क्या थी, काफी कम थी, जिससे कि बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से बढ़ी, और ग्रामीण इलाकों में तो बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी। ठीक है, सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन को रोक लिया, खर्च कम करने के लिए और अन्य चीजों की भरपाई के लिए, लेकिन सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा। ठीक है, तो सरकार जो है अपने कर्मचारियों का वेतन को क्या किया, रोक दिया, जो सैलरी है उसको रोक दिया, क्या करने की वजह से, खर्च कम करने के लिए और अन्य चीजों की भरपाई के लिए सरकार जो उसकी सैलरी को रोक देते हैं। इससे क्या होता है, सरकार के जो इस कदम से जितने भी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उसके अंदर बहुत बड़े, यानी कि एक प्रकार का असंतोष पनपा। ठीक है, अब 7वां पॉइंट हम लोग देखते हैं तो 1972 से लेकर के 73 के वर्ष में मानसून असफल रहा। 1972 से 73 में क्या था, मानसून जो है वो असफल था। ठीक है, जिससे क्या हुआ, कृषि की पैदावार में काफी कमी आई, और खाद्यान्न का उत्पादन जो है लगभग 8% कम हो गया। हम लोग ये सभी चीजों को पढ़ रहे हैं तो यही सभी रीजन जो है आपातकाल को लागू करता है। यानी कि आपातकाल क्यों लागू हुआ, तो ये सभी रीजन है, एक आपका मैंने बताया आपको कि ये सभी 5 रीजन है, 5 में से हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर 7वां पॉइंट है, यानी कि आर्थिक कारक में जो आपका 7वां पॉइंट है वो क्या था कि 1972-73 में मानसून जो है वो असफल रहा, जिससे क्या हो गया कि कृषि की पैदावार में जो है काफी कमी आई, और खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो लगभग, यानी कि जो खाद्यान्न, जो अनाज हम लोग उत्पादन करते थे उस समय, तो वो कितनी हो गई, 8% कम हो गए। ठीक है, देश में ऐसी स्थिति होने के कारण और कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध अगुवाई की। ठीक है, तो ऐसी स्थिति होने के कारण जो है, जो यहाँ पर गैर लिखा हुआ है, तो जो गैर कांग्रेसी पार्टी थे, जो गैर यानी कि जो कांग्रेसी नहीं थे उसको क्या बोलते हैं, गैर कांग्रेसी, तो वो सभी पार्टी जो है बड़े कारगर के तरीके से, यानी कि बड़े लेवल पे क्या हुआ, विरोध किया, और विरोध का अगुवाई किया, यानी कि नेतृत्व किया। ठीक है, अब 9वां पॉइंट आपका है छात्र के बीच विरोध की गूंज, जो कि हम लोग आगे देखेंगे गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो छात्र के बीच विरोध की गूंज 1960 के ही दशक से सुनाई देने लगी थी, और यह गुण जो है इस अवधि में और ज्यादा प्रबल हो गए थे। ठीक है, तो छात्रों के जो विरोध थे वो कहीं ना कहीं 1960 के दशक से ही सुनाई देने लग गया था, लेकिन
ये चीज जो देखा, यानी कि जो आर्थिक स्थिति देखा, तो इसके कारण जो छात्र है उसका यानी कि एक प्रकार का जो आवाज है वो और भी प्रबल हो गया और भी बुलंद हो गया। ठीक है, अब 10वां पॉइंट देखेंगे जो कि लास्ट पॉइंट आपका, मार्क्सवादी समूह जो कि संसदीय राजनीति पर भरोसा नहीं करते थे, जो मार्क्सवादी समूह जो मार्क्सवादी को मानते थे वो संसदीय राजनीति पर जो है बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। ऐसे समूह की जो सक्रियता है वो बहुत अधिक बढ़ी और इन्होंने पूंजीवादी और मौजूदा राजनीतिक प्रणाली समाप्त करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ठीक है, और यह समूह बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय था। यह समूह मार्क्सवादी लेनिनवादी, अब इसको हम लोग माओवादी कहते हैं। माओवादी के बारे में आप लोग सुने होंगे, छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो है कई सैनिकों को मार दिया गया ये माओवादी के द्वारा। ये माओवादी जो संगठन है बहुत ही खराब संगठन होता है। इन लोगों का काम क्या होता है, एक प्रकार का समझ सकते हैं कि कानून से लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि जैसे आप बोला ना, अभी आप देखिए यहाँ पर कि ये क्या करते हैं, संसदीय राजनीति को नहीं मानते हैं। जो मार्क्सवादी समूह को होते हैं, जो मार्क्सवादी को फॉलो करते हैं, वो संसदीय राजनीति को, जो हम लोगों का संविधान है उसको वो नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये समूह जो है मार्क्सवादी लेनिनवादी भी कहलाते हैं। अभी जो है इसको क्या बोलते हैं, माओवादी या फिर आप नक्सलवादी बोल सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे नक्सलवादी आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गई, आर्थिक कारक में क्या क्या था आपको बस सुनना है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे दोस्तों, आपका नक्सलवादी आंदोलन है, फिर छात्र आंदोलन है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नक्सलवादी आंदोलन जो कि आर्थिक कारक में आपका आता है। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको नक्सलवादी आंदोलन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप मेरी बातों को प्लीज यहां पर ध्यान से सुनेंगे। देखिए 1967 में पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में एक किसान विद्रोह शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1967 में। कहां पर, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में सुने होंगे, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की जैसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी में, कहां पर, नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में एक किसान विद्रोह शुरू हुआ था, जिसका जो अगुवाई है वो कौन कर रहा था, एक कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय ऑर्डर के लोग कर रहे थे। किसके, यानी कि जो आंदोलन हुआ था उसकी अगुवाई। ठीक है, बाद में यह आंदोलन जो है भारत के कई राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नक्सलवादी सीपीआईएम से 1969 में अलग होकर एक नई पार्टी जिसका नाम रखा सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी। क्या नाम रखा, सीपीवाई मार्क्सवादी लेनिनवादी। ये जो है इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, चारू मजुमदार। कौन, चारू मजुमदार। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। सबसे पहला कि आपका 1967 में कहां पर, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में जो है एक किसान विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है। और इसका अगुवाई जो है कौन करता था, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय ऑर्डर के लोग कर रहे थे। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नक्सलवादी सीपीआईएम से कब, 1969 को अलग होकर के एक नई पार्टी बनाया था। कब बनाया था, 1969 में बनाया था, जिसका नाम रखा है सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, चारू मजुमदार। तो ध्यान दीजिएगा सभी पॉइंट पर। अब तीसरा पॉइंट है आपका नक्सलवादी आंदोलन में, तीसरा पॉइंट, इस पार्टी की दलील थी कि भारत को लोकतंत्र एक छलावा है। तो इस पार्टी की दलील थी, यानी कि ये पार्टी का कहना था कि भारत में जो लोकतंत्र है वो क्या है, एक छलावा है, छलावा। समझ गए, यह पार्टी क्रांति के लिए, यह पार्टी जो है क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति भी अपनाई थी। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी थी जो कि गुरिल्ला युद्ध के लिए रणनीति अपनाई थी, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है, सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट को आपका। तो नक्सलवादी आंदोलन ने बलपूर्वक या कहे तो हिंसक तरीके से भूस्वामियों से जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दिया। समझ गए, जो कि हिंसक नहीं अपनाना चाहिए। तो नक्सलवादी क्या काम किया, वो बलपूर्वक अपने ताकत के बल पर या फिर हिंसक तरीके से, यानी कि मार धार करके, ठीक है, उस तरीके से जो है भूस्वामियों से जो है जमीन जबरदस्ती छीन करके गरीब और भूमिहीन लोगों को दिया, यानी कि जिसके जो गरीब थे, जिसके पास जमीन नहीं थी, उन लोगों को दिया। लेकिन तरीका जो है वो बिल्कुल भी गलत था। ठीक है, जो कि आज भी वो लोग वैसा भी करते हैं। अब 5वां पॉइंट है आपका, उस वक्त कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल सरकार ने निरोधक नजरबंदी समेत कई कड़े कदम उठाए, लेकिन यह आंदोलन नहीं रुकी और बाद के सालों में देश के दूसरे भागों में भी फैल गया। और यह आंदोलन जो है, पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी वो बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, कड़े कदम उठाए, लेकिन यह आंदोलन तब भी नहीं रुका और यह आंदोलन जो है बाद में दूसरे भागों में भी फैल गया, यानी कि देश के दूसरे राज्य में भी फैल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये जो आंदोलन है अब कई दलों और संगठनों में बढ़ चुका था। ठीक है, इनमें से एक दल जिसका नाम था सीपीआई एमएल लिबरेशन। क्या नाम था, सीपीआई एमएल लिबरेशन, खुली लोकतांत्रिक राजनीति में भागीदारी करते हैं। फिलहाल 9 राज्यों के लगभग 75 जिले नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी प्रेजेंट की बात यहाँ पर हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। तो अभी जो है टोटल 9 राज्य में लगभग 75 जिले में नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित है। कितने,
नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित है टोटल 9 राज्य यानी कि 75 जिले। ठीक है, इनमें ज्यादातर जो है पिछड़े इलाके हैं और यहाँ आदिवासियों की संख्या जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और इनमें जो ज्यादातर है कौन है, वो पिछड़े इलाके हैं, यानी कि पिछले इलाके मतलब जो पीछे है, जो निम्न जाति है, जैसे कि आदिवासी हो गया, और छोटे छोटे किसान जो इन इलाकों में बटाई या फिर पट्टे पर खेतीबाड़ी करते हैं, वो किसान उपज में हिस्से, पट्टे का सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे अपने बुनियादी हक से वंचित हैं। यह स्थिति से और भी नक्सलवादी आंदोलन जो है वो बढ़ी। चीजें आपको समझ में आ गई, नक्सलवादी आंदोलन के बारे में आपको समझ में आ गया क्या था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि सरकार ने इस आंदोलन को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे उस समय, यानी कि बंगाल में। ठीक है, और नक्सलवादी हिंसा और नक्सल विरोधी सरकारी कार्रवाई में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये नक्सलवादी हिंसा में हो गया या फिर नक्सल विरोधी सरकारी जो कार्रवाई हो गया, इन दोनों चीजों में हजारों लोग जो है बेकसूर लोग अपने जाने गंवा चुके हैं। तो आपको चीजें समझ में आ गई नक्सलवादी आंदोलन के बारे में। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं चारू मजुमदार के बारे में। ये भी आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि चारू मजुमदार जो है कौन से पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि वो जो है सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। कौन, चारू मजुमदार ने। ठीक है, और ये पार्टी कब बनी थी, 1969 में। कौन सी पार्टी, सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी। अब हम लोग यहां पर समझते हैं चारू मजुमदार के बारे में। चारू मजुमदार की जो पैदाइश है वो कब हुई थी, 1918 में, और इसकी जो मृत्यु है कब हुई थी, 1972 में। तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पूछा जाएगा अगर चारू मजुमदार की पैदाइश के बारे में तो आपको लगाना है 1918 में, और अगर मृत्यु के बारे में पूछा जाएगा तो आपको लगाना है 1972 में। ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवादी बगावत के नेता थे। ठीक है, आजादी से पहले ये क्या थे, तेभागा आंदोलन में भागीदारी लिए थे। तेभागा जो आंदोलन था उसमें भागीदारी लिए थे। कौन, चारू मजुमदार। ठीक है, सीपीआई छोड़ी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना की है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है सीपीआई पार्टी को छोड़ा था। कब छोड़ा था ये भी आपको ध्यान रखना है, 1969 में। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया, वो दोनों पॉइंट मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो है पूरे डेट भी अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, किसान विद्रोह के माओवादी पंथ में विश्वास और क्रांतिकारी हिंसा के ये क्या थे, समर्थक थे, और पुलिस हिरासत में जो है इसकी मौत हो गई। तो चारू मजुमदार के बारे में आप हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया, सॉरी इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस अध्यक्ष DK बरुआ 1974 ने यह नारा दिया था। ठीक है, तो इंडिया इज इंडिया यानी कि भारत भारत है, भारत जो है वो इंदिरा है। तो यहाँ पर चीजें कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो कौन थे, DK बरुआ। DK बरुआ ये कब दिया था, 1974 में। किसने कहा था, 1974 में DK बरुआ ने। आप लोग जो है ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, छात्र आंदोलन, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है छात्र आंदोलन के बारे में। छात्र आंदोलन जो है 2 जगह हुआ था, एक गुजरात में, एक बिहार में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुजरात में छात्र आंदोलन। देखिए 1974 में जनवरी महीने में गुजरात के छात्रों ने यह आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो कब किया था, 1974 के जनवरी महीने में। कब, 1974 के जनवरी महीने में गुजरात के छात्रों ने जो है यह आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टी भी शामिल हुआ और यह आंदोलन विकराल रूप ले लिया, जिससे गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उस वक्त गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, विपक्षी दलों ने दोबारा विधानसभा के चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस के प्रमुख नेता, क्योंकि कांग्रेस जो है 2 पार्टी में विभाजित हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कांग्रेस R जो कि इंदिरा गांधी के थे, और वही पे कांग्रेस O जो कि किसके थे, मोरारजी देसाई, या फिर कह सके तो जो ऑपोजिशन में था। ठीक है, तो विपक्षी दलों ने दोबारा विधानसभा के चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस O के जो प्रमुख नेता थे, जिसका नाम था मोरारजी देसाई, ने कहा कि अगर नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। ठीक है, और अगर दोबारा चुनाव नहीं करवाया तो जो मोरारजी देसाई थे वो कहते कि मैं अनिश्चितकालीन यानी कि एक लंबे समय के लिए, बिल्कुल कोई फिक्स टाइम के लिए नहीं, मैं क्या कर जाऊंगा, भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। ठीक है, इस आंदोलन के दबाव से 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव भी हुए। इसी में जो है कांग्रेस वो हार गई। ठीक है, तो 1975 के जून में जो है विधानसभा के चुनाव हुआ था, लोकसभा के नहीं, ध्यान रखिएगा, लोकसभा की नहीं, किसकी, विधानसभा की। और इसमें जो है कौन हार गई, कांग्रेस वो हार गई। ठीक है, अब गुजरात में छात्र आंदोलन के क्या कारण थे, आखिर जो छात्र आंदोलन हो रहा था, छात्र आंदोलन, इसके पीछे क्या कारण थे, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार। ठीक है, तो जो ऊंचे पद थे वहां पर क्या थे, भ्रष्टाचार जारी थे, हर चीज पर घूस वगैरह लिया जा रहा था, और जो खाद्य तेल वगैरह जितने भी खाने पीने के सामान थे उसकी जो कीमतें में है बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण गुजरात में छात्र आंदोलन
हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बिहार में छात्र आंदोलन, एक एक पॉइंट करके आप लोग समझते जाइए। देखिए बिहार में 1974 के मार्च में, कब? बिहार में 1974 के मार्च में, और वहीं पे गुजरात में 1974 के जनवरी में। तो जस्ट 2 महीने के बाद, यानी कि जस्ट 2 महीने के बाद 1974 के मार्च महीने में ही छात्रों ने यह आंदोलन शुरू किया था। कहां पर? बिहार में। ठीक है, आंदोलन के दौरान ही उन्होंने जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी जो है उस समय राजनीति छोड़ चुके थे, उस वक्त तक जेपी जो है वो क्या छोड़ चुके थे? राजनीति को। ठीक है, और वो सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे, यानी कि समाज में भलाई करने में, सामाजिक कार्यों में जो है वो लगे हुए थे। छात्रों का निमंत्रण जेपी ने इस शर्त पर स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि आंदोलन जो है वो सबसे पहले अहिंसक होना चाहिए। यानी कि किसका ये डिमांड था, किसका ये मतलब कि एक प्रकार का शर्त था, कंडीशन था, वो था जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण का, कि आंदोलन जो है वो अहिंसक होना चाहिए और आंदोलन सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में फैलना चाहिए। इस शर्त को यानी कि ये शर्त रखा और ये शर्त जो है उन लोगों ने माना। उसके बाद में जेपी जो जयप्रकाश नारायण है वो भी जो है इस आंदोलन में ज्वाइन हुए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने उस वक्त में बिहार में जो कांग्रेस सरकार थी उसको बर्खास्त करने की मांग की। ठीक है, उन्होंने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। आपको हिंदी में भी आप लोग पढ़े होंगे संपूर्ण क्रांति के बारे में। संपूर्ण क्रांति जो कि पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिया गया था। ठीक है, ये क्या था? एक प्रकार का भाषण था। इसमें कई क्रांति थी, जैसे कि आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, यानी कि संस्कृति, जितने भी क्रांति होते हैं टोटल 8 क्रांति जो है ये संपूर्ण क्रांति में आता है। ठीक है, तो उन्होंने यानी किसने? जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया तथा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके, ताकि लोकतंत्र यानी कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। अब देखते हैं, बहरहाल सरकार ने जो है इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। यानी कि कांग्रेस सरकार जो थी बिहार में उन्होंने भी जो है यहाँ पे यानी कि इस्तीफा देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब इस आंदोलन का जो प्रभाव है वो राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्से में फैलना शुरू हुआ। इस आंदोलन के साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश की रोजमर्रा के कामकाज में, यानी कि जो रोजमर्रा के कामकाज थे, जो जीवन यापन के लोग काम कर रहे थे, वो भी क्या हो गया? एक प्रकार का ठप हो जाने का खतरा पैदा हो गया। और जेपी ने यानी कि जयप्रकाश नारायण ने 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किसने संसद मार्च का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। कब किया था? 1975 में। ठीक है, तो जनता के जो संसद मार्च थे उस समय कौन इसके नेतृत्व किया था? जेपी ने। कब? 1975 में। देश की राजधानी में इतनी बड़ी रैली जो है पहले कभी भी नहीं हुई थी। ठीक है, भारतीय जनसंघ हो गया, कांग्रेस ओ हो गया यानी कि मोरारजी देसाई का पार्टी, और एक भारतीय लोकदल हो गया, और सोशलिस्ट पार्टी भी जो हो गया, वो सभी जो है इस आंदोलन को यानी कि इसका जो है समर्थन करते थे, सपोर्ट करते थे। तो चीजें आपको समझ में आ गई, एक पॉइंट आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग समझते हैं बिहार में छात्र आंदोलन के कारण। तो यहाँ भी वही रीजन है, चीजों की बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न के अभाव और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सारा रीजन है, यानी कि कीमत के वजह से ही जो है, भ्रष्टाचार की वजह से ही जो है ये दोनों आंदोलन हुए थे, गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन। तो छात्र आंदोलन आपको समझ में आ गया। चारू मजूमदार के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको आर्थिक कार्य के बारे में समझ में आ गया, नक्सलवादी आंदोलन के बारे में समझ में आ गया। अब दोस्तों आपका जो चौथा प्रकार था वो था आपका रेल हड़ताल, और पांचवा है न्यायपालिका से सम्मेलन। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले रेल हड़ताल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मेरी बातों को आप प्लीज ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग जेपी के नाम से जानते हैं, जिसकी पैदाइश कब हुई थी? 1902 ईस्वी को हुई थी, और जिसकी जो मृत्यु कब हुई थी, निधन कब हुए थे? 1979 में। ध्यान रखिएगा, अभी भी जो वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक एक पीडीएफ को तैयार करने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बार जम करके सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस चीज का लुत्फ उठा पाए। ठीक है, देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग जेपी के नाम से जानते हैं, उसकी जो पैदाइश है कब हुए थे? 1902 ईस्वी को। इसकी जो मृत्यु है यानी कि कब डाइड हुए थे, यानी कि कब इसकी मृत्यु हुए थे? 1979 में। ठीक है, ये क्या थे? युवा अवस्था में मार्क्सवादी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव थे। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए। यानी कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जी हाँ, कब? 1942 में। तो इस आंदोलन के क्या थे? नायक थे, और नेहरू के जो है उत्तराधिकारी के रूप में ये देखे गए थे। नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिए थे। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो है नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से क्या कर दिए थे? इनकार कर दिए थे। और 1955 के बाद सक्रिय राजनीति जो है वो छोड़ दिए, यानी कि जो राजनीति है वो छोड़ दिया, और वो समाजवादी यानी कि एक प्रकार का सामाजिक में यानी कि वो जुड़ गया। ठीक है,
और गांधीवादी बनने के बाद भूटान आंदोलन में वो सक्रिय हो गए। नंगा विद्रोह से सुलह की बातचीत की, कश्मीर में शांति प्रयास किए, चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण कराया, बिहार आंदोलन के नेता थे, आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए थे, जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत हो गए थे। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण के बारे में। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए चलिए ये भी आप ले लिए। अब हम लोग देखते हैं रेल हड़ताल के बारे में। बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट आपका रेल हड़ताल, जो कि बहुत मुख्य भूमिका निभाया था आपातकाल लागू होने के पीछे, ठीक है। देखिए 1974 के मई माह में, कब 1974 के मई यानी कि मई माह में, मई महीने में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। तो तीन चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना। सबसे पहले 1974 के मई महीने में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। चीजें आपको समझ में आ गई। यह लोग बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में एक मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया, लेकिन सरकार ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो जो रेल हड़ताल कर रहे थे, तो उस समय जो है अपने आप को एक प्रकार का बोनस लेने के लिए, या फिर समझ सकते हैं कि जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांग को लेकर के सरकार पर क्या किया, एक प्रकार का दबाव डाला, सर्विस से जुड़ी और बोनस से जुड़ी, ठीक है। लेकिन सरकार जो है इसकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। इस हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला। इसके अधिकार जैसे मसले पर सवाल उठे, ठीक है। मजदूरों के असंतोष को भी बढ़ावा मिला और इसके अधिकार यानी कि मजदूरों को क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए, इस पर भी जो है बहुत बड़े बड़े सवाल उठने लगे, ठीक है। सरकार इनके मांगों को तो नहीं माना और इनके विपरीत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। सरकार इनका मांगों यानी कि जो रेलवे हड़ताल में जो कर रहे थे, रेलवे हड़ताल जो कर रहे थे, उनकी मांगों को तो नहीं माना, लेकिन इनके बावजूद क्या करे, इसके अलावा क्या कर दिया, वो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया, ठीक है। रेल लाइनों की सुरक्षा में क्या कर दिया, सेना को जो है तैनात कर दिया। यह हड़ताल बगैर किसी समझौते के 20 दिन के बाद वापस ले ली गई थी, ठीक है। और 20 दिन के बाद बगैर किसी समझौते के ये जो हड़ताल था वो वापस ले गई थी। कौन सी हड़ताल? रेल हड़ताल, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं न्यायपालिका से संबंधित, जो कि लास्ट कारण था। उसके बाद फिर आपातकाल की घोषणा हो जाती है, यानी कि इमरजेंसी लागू हो जाती है। तो हम लोग समझते हैं न्यायपालिका से संघर्ष। इस अवधि में संसद और न्यायपालिका के बीच 3 संवैधानिक मसले उठे थे। 3 संवैधानिक मसले कौन कौन से थे, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला, क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? इनकी जो मौलिक अधिकार थी, क्या संसद जो है उसमें कटौती कर सकती है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय थे यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट थे, उसका जवाब था नहीं, ठीक है। क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काटछाट कर सकती है? फिर से ये आपका न्यायपालिका से संघर्ष में दूसरा पॉइंट था आपका। लेकिन उसमें भी जो सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था वो क्या था कि सरकार जो है संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि अधिकारों की कटौती हो जाए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट था आपका कि क्या संविधान में संशोधन करके नीति निर्देश सिद्धांतों को प्रभावशाली बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है? इसमें भी जो सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब था वो निरस्त कर दिया, यानी कि बिल्कुल मना कर दिया। अब ये 3 कारण तो था ही, लेकिन इसके बाद भी सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव आया। इसके साथ भी और 2 कारण था। अब इन दोनों कारणों के भी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती के मुकदमे में, ये क्या नाम है, केशवानंद भारती के मुकदमे में फैसला सुनाया और इसके तुरंत बाद मुख्य न्यायाधीश का जो है पद वो खाली हो गया, ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश यानी कि जज जो है बनने के लिए 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, यानी कि 3 बड़े बड़े जो है जज थे जज बनने के लिए, ठीक है। लेकिन सरकार ने इसको अनदेखी करके न्यायमूर्ति एन रे को क्या बना दिया, मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो है मुख्य जज उसको बना दिया, नियुक्त कर दिया। लेकिन सरकार ने इससे अनदेखी करके न्यायमूर्ति एन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तो न्यायाधीश को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इस फैसले के बाद राजनीतिक विवाद बहुत बढ़ गया। सरकार ने यह फैसला सिर्फ इसलिए सुनाया था कि वे 3 न्यायाधीशों ने सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाया और अंत में एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध बताया, ठीक है। और अंत में जो उच्च न्यायालय थे यानी कि जो हाई कोर्ट थे, वो इंदिरा गांधी की जो निर्वाचन थे, जो वो चुनाव हुए थे जिसके कारण वो प्रधानमंत्री बने थे, उसको क्या बताया, अवैध बताया, यानी कि ये जो है गलत तरीके से प्रधानमंत्री बनी है। ये जो है कौन उठाया आवाज, ये उठाया आपका हाई कोर्ट। तो चीजें आपको समझ में आ गई, जिसको जज नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी 3 जो है बड़े बड़े वरिष्ठ न्यायाधीश थे, यानी कि टॉप लीडर थे, टॉप एक प्रकार का समझ सकते हैं जज थे, लेकिन उसको ना बना करके न्यायमूर्ति एन रे को बनाया और इसके बाद जो है मुख्य न्यायाधीश इसको नियुक्त किया। बस इस चीज को लेकर के क्या हो गया, ये दोनों कारण थे और ये आपका 3 कारण था न्यायपालिका से संघर्ष, ठीक है।
तो टोटल मैंने आपको 5 कारण बताया आपातकाल की घोषणा के कारण। अब हम लोग यहाँ पर हो जाता है आपातकाल की घोषणा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो जो है ऑलरेडी काफी तो नहीं, लेकिन चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आपातकाल की घोषणा पढ़ेंगे, फिर आपातकाल के क्या क्या परिणाम हुए उसको देखेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे कल की ही वीडियो में क्या आपातकाल जरूरी था, इसको भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर देखेंगे इसके समक्ष में यानी कि जो इसके पक्ष में थे उसका क्या कहना था, और इसके जो विपक्ष में थे उसका क्या कहना था, यानी कि क्या आपातकाल जरूरी था इन दोनों पॉइंट में। फिर शाहजांच आयोग आएगा, ठीक है। फिर आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, तो इन सभी पॉइंट को एक एक करके हम लोग कल देखेंगे। और हो सकता है कि कल के वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 आपका आएगा उसमें ये चैप्टर समाप्त हो जाए। तो आपका चैप्टर 6 था, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस का दूसरा बुक जिसका नाम था स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसी का ये आपका 6ठा चैप्टर था। और पहला बुक जिसका नाम था समकालीन विश्व में राजनीति, उसका जो है 9 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी एक भी चैप्टर अगर आपका छूटा हुआ है पहला बुक से जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति, पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीति शास्त्र का पहला बुक से कोई भी चैप्टर अगर आपका छूटा हुआ है तो प्लीज 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों प्रकार के प्रश्न जो है यानी कि दोनों प्रकार के वीडियो बना दिए गए हैं। ये आपका दूसरा बुक है, दूसरा बुक में हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब आपका जो है वनली आप यानी कि 3 चैप्टर आपका बच जाता है, ठीक है। और इसका पार्ट 2 आपका कल आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और एक बार जम करके सभी दोस्तों को, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त भी जो है इसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है।